सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। कहते हैं कि इत्तेफाक में बरकत होती है और इसी बरकत के सहारे अपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू की। PTM इत्तेहाद जो है वो बनाया गया। अब दावा हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का किया गया था, आपको याद होगा। लेकिन इत्तेफाक की बरकत जब ख़त्म हुई तो इत्तेहाद में भी टूट फूट की हरकत होने लगी और फिर अपना अपना बयानिया और नजरिया PTM को ले डूबा। हुकूमत तो पहले ही सुख का सांस ले रही थी क्योंकि उसे मालूम था कि जाती मफादात पर बना ये इत्तेहाद ज्यादा देर नहीं चल सकता और हुआ भी बिल्कुल हुकूमती सोच के ऐन मुताबिक। और अब तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक बाकायदा लकीर खिंच गई है। फासले बढ़ चुके हैं और नून लीग के इदारों के खिलाफ बयानिए का बोझ अपोजिशन इत्तेहाद उठा नहीं सका और कह लें कि घुटनों के बल आ गिरा। किसी शायर ने खूब कहा है, इस मौके पर यह शेर याद आया, मेरी शिद्दतें भी अजीब थीं, मेरी मोहब्बतें भी अजीब थीं, मेरी शिद्दतें भी अजीब थीं, मेरी मोहब्बतें भी अजीब हैं, मैं अना परस बला का था, गिरा तो अपने ही पाँव में। PTM को भी सियासी जमातों की अपनी ज़ाती अना कहने के लिए डूबी और बिलखसूस मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी क्रीज से बाहर निकल कर खेलने की जो जिद है ना, उसने PTM इत्तेहाद को खोखला करने में एक अहम किरदार अदा किया। PTM की गाड़ी की ड्राइविंग सीट बज़ाहिर तो PTM के सरबराह के सुपुर्द थी, लेकिन PTM में शामिल सियासी जमातों के आउट ऑफ कंट्रोल होने से सियासत पर गहरी नज़र रखने वालों का ख्याल ये कि JUI के सरबराह ज़बरदस्ती PTM की ड्राइविंग सीट पर बैठे रहे। खैर PTM सरबराह को जैसे तैसे करके अपोजिशन इत्तेहाद की गाड़ी की ड्राइविंग सीट तो मिल गई, लेकिन उसमें शामिल जो अहम जमातें हैं वो अपने अपने मुफादात का कह लें कि मोड़ काटने के लिए ज़बरदस्ती स्टेयरिंग घुमाती रहीं और इस खींचातानी में इस इत्तेहाद की जो गाड़ी है वो बिलाखिर उलट गई। शायद अब इस गम में PTM सरबराह ने खामोशी की चादर ओढ़ ली है। अब करें भी क्या, खामोशी की चादर ही ओढ़नी थी, कुछ नहीं कह रहे। और ख़बर यह भी है कि PTM के सरबराह के साथ साथ नून लीग के जो नायब सदर हैं उनकी तबीयत भी नासाज हो गई है, ख़राब हो गई। ये ख़राबी इत्तेहाद टूटने का गम है या कुछ और है। खैर मेरी दुआ ये है कि अल्लाह पाक दोनों रहनुमाओं को जल्द सेहत दे। अच्छा, वो कुछ बोलेंगे तो फिर ही पता चलेगा कि आखिर PTM की जो हालत है वो अब कैसी है। वरना अब तक जो हमने देखा कि सेनेट में अपोजिशन लीडर के चुनाव के वक्त पीपल्स पार्टी ने अपनी मर्जी चलाई, PTM की आला क़यादत मुंह तकती रह गई। पीपल्स पार्टी से सवाल भी हुआ कि ऐसा लगता है कि इस इत्तेहाद की सरबराही पीपल्स पार्टी के पास है, जिसने PTM के सरबराह को क्रॉस करके अपनी बात मनवा ली। और दूसरा, नून लीग और जो JUI उसकी थोड़ी बहुत जो उम्मीद है ना वो पीपल्स पार्टी से फिर भी वाबस्ता थी। उन्हें उम्मीद ये थी कि वो इस्तीफ़ों के हवाले से पीपल्स पार्टी को मना लेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने कहा था कि वो इस्तीफ़े के मामले को अपने 4 अप्रैल के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में उठाएगी और जो फैसला होगा उसी पर अमल किया जाएगा। लेकिन शहरी रहमान साहिबा ने JUI और नून लीग की उम्मीदों पर कह लें कि पानी फेर दिया, बल्कि जख्मों पे नमक छिड़क दिया, कहूँ तो गलत नहीं होगा, ज़्यादा मुनासिब होगा। उन्होंने बयान दिया कि पीपल्स पार्टी किसी सूरत भी इस्तीफ़े नहीं देगी। यानी पीपल्स पार्टी ने उस मीटिंग से पहले ही PTM वालों को ये खबरदार कर दिया कि जागते रहना, साढ़े देना रहना, मतलब अब कोई उनसे इस्तीफ़े की उम्मीद ना रखे। और शायद इसी वजह से अब नून लीग और JUI ने भी इस्तीफ़े ना देने का फैसला कर लिया। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग में अपनी अपनी कह लें कि तर्ज सियासत के फ़र्क को लेकर जो दूरियां हैं ना वो बढ़ गई हैं, बहुत बढ़ गई हैं और सियासी हलीफ एक बार फिर से सियासी हरीफ बन गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब भी इत्तेहाद कायम रखने की जो ख्वाहिश है उसका इजहार तो हो रहा है, लेकिन साथ ही एक दूसरे पर तुंदो तेज़ हमलों के वार भी हो रहे हैं। नायब सदर का ज़रा क्लिप देखिएगा। अच्छा, नून लीग की नायब सदर का ये बयान था जिसने PTM की कह लें कि इत्तेहादी गाड़ी के ब्रेक ही फेल कर दिए, यानी ब्रेक फेल करते तो फिर सब खत्म। और ये सियासी गाड़ी इत्तेहादियों के मफादात की दीवार से ठा करके टकरा गई। और वही लीगी नायब सदर जो पहले PTM के इत्तेहाद के टूटने को, आपको याद होगा क्या कहती थी, मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, ये कहती रही। और अब अपने मुंह से कह रही हैं कि लकीर खींच चुकी है, बाज़े सफबंदी हो चुकी है। और साथ ही साथ वो क्या कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने बाप के बाप से वोट लिए, बाप के बाप से वोट लिए। ये ताना छोटा नहीं है नाजरीन, छोटा ताना नहीं है ये। अब लीगी नायब सदर पीपल्स पार्टी को ये नहीं कह रही हैं कि वो सिलेक्टेड है और इसकी इस्टेब्लिशमेंट से डील हो गई है।
और तो और लीगी नायब सदर ये भी कहती हैं कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी को इस ओहदे की इतनी ही मजबूरी थी तो मुस्लिम लीग नून के कायद को कह दिया होता, उसी वक्त ये ओहदा उनको दे देते। जबकि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब मुस्लिम लीग नून के मौक़िफ़ की तरदीद करते हुए कहते हैं कि हमने तमाम सियासी जमातों से गुजारिश की कि वो मुझे अपोजिशन लीडर मुंतखब कर ले, तो उन्होंने इनकार करते हुए कहा कि जो पहले फैसला हो चुका है उससे पीछे नहीं हटा जा सकता। यानी नून लीग का ये कहना है कि उनसे रिक्वेस्ट तक नहीं की गई, गिलानी साहब के इस बयान के बाद गलत साबित हो जाता है। अच्छा, आज़म तारड़ के हवाले से पीपल्स पार्टी को सख्त इख्तलाफ था, इसके बावजूद नून लीग का इत्तफाक़ी राय के बजाय यकतरफा अपने उम्मीदवार का फैसला कर लेना समझ से बालातर है। और पीपल्स पार्टी का शिकवा भी यहाँ मेरे ख्याल से दुरुस्त नज़र आता है। अब पीपल्स पार्टी नून लीग की नायब सदर के बयान पर मज़ामत भी कर रही है कि नून लीग के कायद से अपोजिशन लीडर का ओहदा मांगा जा सकता था। एतजाज़ हसन साहब का क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा जी। तो सुना आपने कि एतजाज़ हसन साहब लीगी नायब सदर के बयान पर रद्दमल देते हुए क्या कह रहे हैं कि मोहतरमा ऐसे कह रही हैं जैसे नून लीग के कायद पीपल्स पार्टी के कहने पर अपोजिशन लीडर का ओहदा हमें खैरात करने को तैयार हैं। एतजाज़ हसन साहब क्या कहते हैं कि इस तरह के अल्फाज का चुनाव किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। एक तो नून लीग के कायद वतन में नहीं है और कोई ये ख्याल करे कि उनसे कोई बैठे बैठे मंजूरी ले और वो ओके कर दें तो तब जाके बात बने, तो मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी ये गवारा नहीं कर सकती। दूसरा, बिलावल के मुताबिक पीपल्स पार्टी सेनेट में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, तो ये उसका हक है कि अपोजिशन लीडर उसका हो। तो ऐसे में ये कहना कि नून लीग के कायद से इस हवाले से खुसूसी इजाज़त लेना पीपल्स पार्टी के लिए काबिल कबूल नहीं है। अब इसीलिए पीपल्स पार्टी क्या कहती है कि नून लीग की नायब सदर का लहजा काबिल अफसोस है। लीगी नायब सदर के इन इल्ज़ामात का जवाब कराची में मौला बख्श चांदियो, शाजिया मरियो, शेरी रहमान साहिबा ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। ये जवाब तो मीडिया के सामने दिया गया, लेकिन अंदर खाते क्या हो रहा है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ज़राए क्या कहते हैं कि नून लीग की जो नायब सदर हैं उनकी पीडीएम से छुट्टी की जो कोशिशें हैं वो शुरू हो गई हैं। उनके सख्त लहजे की वजह से अब पीपल्स पार्टी ने हमजा शहबाज से राब्ते का फैसला किया। अब खबरें ये भी है कि अगर हमजा की तरफ से येस हो जाती है तो फिर पीपल्स पार्टी पंजाब में इन हाउस तब्दीली का चक्कर चलाने की कोशिश करेगी। और मैं इससे ये भी कहूँगी कि पीपल्स पार्टी की आला ज़रफ़ी है कि नून लीग एक के बाद एक बयान पीपल्स पार्टी के खिलाफ दिया और ये भी कहा कि हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए नून लीग और JUI काफ़ी हैं। अच्छा, अगला क्लिप होगा बिलावल का, ज़रा सुनिए बिलावल क्या कहते हैं। अच्छा, वो नाज़िर में सुना होगा कि ईंट का जवाब पत्थर से देना, लेकिन बिलावल ने मेरे ख्याल से यहाँ भी अगर मैं कहूँ कि अखलाकी बर्तरी दिखाई है तो आप लोग मेरी बात से अग्री करेंगे। और इसी से नून लीग को बहुत बड़ा मेरे ख्याल से पैगाम भी गया होगा। जिस तरह ताली कभी भी कहते हैं ना कि एक हाथ से नहीं बचती है, ठीक ऐसे ही PTM में कई जमातें हैं जिनको नून लीग की तरह तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं। जैसे कि पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तीर वाली जमात को नून लीग से यानी शेर वालों से बहुत गिले शिकवे, आपको पता है बात। लेकिन बिलावल सब्र से काम ले रहे हैं। यहाँ पे बिलावल को दाद देना बनता है, बिलावल की तारीफ बनती है कि वो सब्र व तहम्मुल से या अखलाकियात का दामन नहीं छोड़ रहे हैं, सब्र व तहम्मुल से काम ले रहे हैं और लीगी नायब सदर के किसी भी इल्ज़ाम का जवाब देना नहीं चाहते। ये उनकी आप इखलाकी सियासत कह लें तो गलत नहीं होगा। जहाँ तक बिलावल का ये कहना है कि गिलानी साहब को जिस तरह चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में हरवाया गया, उसके बाद गिलानी साहब का अपोजिशन लीडर बनना ज़रूरी था। मेरे ख्याल से उनके कहने का मतलब शायद ये था कि जो लोग यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की हार की वजह बने, उनको ये बताना था कि पीपल्स पार्टी ने अदले का बदला ले लिया। और दूसरी सबसे अहम बात कि बिलावल ने इशारों में ये भी बता दिया कि सिलेक्टेड उन्हीं का दिया हुआ लफ्ज़ है और नून लीग उन्हीं का तीर उन्हीं पर आजमाए। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बिलावल के बकौल वो जानते हैं कि कौन सिलेक्टेड है और ये लफ्ज़ किसके लिए कहना है और किसके लिए नहीं कहना। अच्छा, बिलावल अपनी बात में आप एक बात नोट कीजिएगा नाज़रीन, बिल्कुल क्लियर है, क्लियर, यानी उनको कोई दुख नहीं है कि नून लीग क्या कह रही है, क्या कर रही है, कौन सिलेक्टेड है कौन नहीं। पीपल्स पार्टी को इससे कुछ सरोकारी नहीं है, ये चीज़ें क्लियर हैं जो समझ आ रही है। लेकिन मुस्लिम लीग नून के शाहिद खकान अब्बासी साहब अपनी ही जमात के सिलेक्टेड होने का एतराफ़ कर रहे हैं। देखिए ज़रा कैसे एतराफ़ कर रहे हैं। अच्छा, सितम ज़रीफ़ी देखिए नाज़रीन के पहले अपोजिशन हुकूमत को सिलेक्टेड कहती थी और अब अपोजिशन वाले अपोजिशन को सिलेक्टेड कह रहे हैं। देख रहे हैं आप कि हो क्या रहा है। लेकिन शाहिद खकान अब्बासी साहब अपनी माजी की गलती तस्लीम करते हुए कह रहे हैं कि माजी में सिलेक्टेड होने की गलती हम सब ने की, लेकिन अब इस गलती से सीखने की ज़रूरत है। अब मेरी गुजारिश है कि अगर गलती करके इंसान सीख जाता है तो फिर आप ये गलती दूसरों को भी करने दें ताकि वो भी सीख जाएं। अगर गलती करके किसी ने सीखना है तो फिर आपके हम ख्याल भी हो जाएंगे वो कि गलती की, सीखा, अब वो आपके वाली सोच रखते हैं। ऐसा क्यों नहीं सोचते आप? अब सियासी मुबसरीन क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि नून लीग को ना अब वो जो मुहावरा क्या, अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे लग रहे हैं,
या यूं भी कहा जा सकता है कि मुस्लिम लीग नून को अब ये दुख, ये गम, ये अजियत, ये तकलीफ खाए चले जा रही है कि एम्पायर उनके साथ क्यों नहीं है। अब आप ज़रा देखें नाज़रीन, अगर मुस्लिम लीग नून के बकौल वो अपनी गलती से सीख चुकी है, यानी वो गलती जो नून लीग ने 90 की दहाई में की, अब वो उससे सीख चुकी है। यानी 90 की दहाई में गलती की और 2021 में सीखा आप उन्होंने। वाह क्या बात है, सदके जाऊँ मैं आपके, क्या बातें करते हैं आप लोग। 90 की दहाई की गलती से आप 3 दहाइयाँ गुजरने के बाद, 3 डेकेड्स गुजरने के बाद आप अब सीख रहे हैं 2021 में। और नज़रियाती जमात भी आप लोग बन चुके हैं अब 3 डेकेड्स के बाद। तो फिर पीपल्स पार्टी के इस इल्ज़ाम का वो क्या जवाब देगी, क्या जवाब देगी? जब यूसुफ अजहर गिलानी को नाअहल किया गया, उस वक्त नून लीग के कायद पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खात्मे के लिए इतने जज्बाती हो रहे थे। क्यों हुए जा रहे थे इतने जज्बाती? उस वक्त नज़रियाती क्यों नहीं हुए थे? ये भी सच है ना कि नून लीग के कायद को जब 2013 में तीसरी बार इक़्तिदार मिला था, तो उस वक्त भी उन्होंने कभी सिलेक्टर्स की टर्म इस्तेमाल नहीं की थी। फिर जब उन पर बन पड़ी तो फिर उनको याद आया कि इदारों पे हमला करना है, अब तो इदारों पे हमला करना है। चले ये भी मान लेते हैं कि नून लीग नज़रियाती हो गई, बहुत नज़रियाती हो गई, गलतियाँ की, सीखा, नज़रियाती होगी इतने सालों बाद। लेकिन फिर उसी नज़रियाती जमात के रहनुमा ने आर्मी चीफ से मुलाकातें क्यों की? ये कोई समझाएगा मुझे कि आर्मी चीफ के से मुलाकातें उसी नज़रियाती जमात के रहनुमा ने की जिन्होंने बड़ा सीखा। 90 की दहाई की गलतियाँ अब सीखी 2021 में। तो मुझे तो ये बात नहीं हजम हो रही कि 30 साल आप गलतियाँ करते रहे और फिर आप जाके सीखने पर आ गए। बकौल एतजाज़ एहसन साहब के कि नून लीग ने आर्मी चीफ को इसलिए एक्सटेंशन दिलवाई थी कि बदले में उनको कुछ रिलीफ मिलेगा, और जब रिलीफ मिला नहीं, कुछ हाथ नहीं आया, कख नहीं लभ्या, तो फिर इन्होंने गुजरांवाला के जलसे में इदारों के खिलाफ मुहाजराई शुरू कर दी। और क्या एतजाज़ साहब ने एक और बात कही थी कि ये भी ठीक लगता है कि जी मोहम्मद ज़ुबैर ने खुद तस्लीम भी किया कि उन्होंने आर्मी चीफ से नून लीग के कायद और उनके साहिबजादी के मुकदमात के खात्मे के अलावा और क्या बात करनी थी। तो इसके बाद कोई शक की तो गुंजाइश ही नहीं रहती कि नून लीग ने अपनी याद, जो ये कहते हैं ना नज़रियात, उसकी कुर्बानी एक नज़रिए को पूरा करने के लिए बार बार दी। वो नज़रिया कौन सा था? नज़रिया ज़रूरत। सियासत में जो सबसे बड़ा नज़रिया है ना, वो मुझे लगता है कि नज़रिया ज़रूरत है, जिसके लिए अपने नज़रियात की बार बार कुर्बानी देनी पड़े, दे देते हैं लोग। ज़मीर मारना पड़े वो भी मार देते हैं, क्योंकि नज़रिया ज़रूरत सबसे अहम है प्रायोरिटीज़ में। गौर कीजिएगा मेरी बात पे नाज़रीन। अब इसीलिए जो मौला बख्श चांडियो साहब है ना, वो क्या फरमा रहे हैं कि किसी पर उंगली उठाने से पहले अपना गिरेबान देख लेना चाहिए। वैसे किसी हद तक ठीक कह रहे हैं, किसी पर उंगली उठाएं तो अपने गिरेबान में तो झांके पहले कि क्या मैं उंगली उठाने के काबिल हूँ भी या नहीं। देखिए ज़रा मौला बख्श चांडियो साहब अपने अंदाज में कैसे कह रहे हैं बात। अच्छा, मौला बख्श चांडियो साहब कह रहे हैं कि यहाँ 2 महीने बल्कि पूरे की पूरी भैंस खा ली है। यकीनी तौर पर क्या कहना चाह रहे हैं चांडियो साहब कि जो खुद माजी में सिलेक्टेड रहे हों वो हमें ताना देंगे? किस मुँह से ताना दे रहे हैं? और ये भी मेरे ख्याल से उनका मतलब था कि वो मुस्लिम लीग नून जिसने पीपल्स पार्टी से इतनी उम्मीदें बांध दी, उस जमात की आला क़यादत तो हमारे पेट फाड़ने थे, पता नहीं क्या क्या बयानात थे। और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ दुरुस्त ही है कि पीडीएम किसी एक जमात नहीं बल्कि तमाम अपोजिशन जमातों का एक प्लेटफॉर्म है। लेकिन नून लीग और जेयूआई अपने एटीट्यूड से ये साबित करी कि जैसे ये उन दोनों जमातों के ज़ेर असर, जबकि हकीकत ये है कि इस इत्तेहाद को बिलावल ने बनाया, लेकिन नून लीग और जेयूआई ने इस इत्तेहाद को हमेशा कह लें कि उलझाया। एक ने इत्तेहाद बनाया और बाकियों ने उलझाया, और इन दोनों जमातों के हाथ आखिर में कुछ नहीं आया। जैसे मैं पंजाबी में कहती हूँ, कख नहीं आया ताड़े हाथ, कख नहीं। अब इसीलिए फवाद चौधरी भी कुछ कह रहे हैं कि हुन आराम आया है। ये क्लिप देखिएगा ज़रा। मेरे ख्याल से जो फवाद चौधरी साहब है ना, वो नून लीग को यही पैगाम दे रहे हैं कि बहुत जो ऊंची उड़ान है ना वो भर ली, अब पाँव ज़रा ज़मीन पे लगा लें। जब किसी के हाथ कुछ नहीं आता तो उसको ये कहा जाता है ना कि हाथ ते ताड़े कख नहीं आया, तो हुन तानू आराम आया, ये पूछा भी जाता है। अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपने ऊंची उड़ानें भर ली, अब अगर आपको सुकून आ गया है तो पाँव ज़रा ज़मीन पे लगा लें। और इनके बकौल फवाद चौधरी साहब के बकौल ये जो पीडीएम है वो बाकायदा ख़त्म हो चुकी है, अब कोई वजूद नहीं है उसका, ख़त्म हो गई है। और हम उनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते कि वो मुल्क की तरक्की में कोई मुस्बत कानून साजी भी कर सके। अब यकीनी तौर पे फवाद चौधरी साहब इंतखाबी जो इस्लाहात हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं, और उन्होंने नून लीग को ये बताया कि अगर आप इंतखाबी इस्लाहात में हुकूमत का साथ देते तो आज आप शिकायत नहीं कर रहे होते। और फवाद चौधरी साहब ने पीडीएम की जो धींगा मुश्ती है इस पर क्या कहा है कि अब आपस में लड़ने के बजाय जो तमाम सियासी जमातें हैं उनको मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ना चाहिए। और ये हकीकत है नाज़रीन, हकीकत है कि अब जो मुल्क है हमारा, जहाँ पे इलाके उन्होंने खड़ा कर दिया
तमाम लोगों ने अपने मुफादात की जंग लड़ मेरा मुफाद, मेरा मुफाद, इसका फ़ायदा, उसका फ़ायदा। तो देख लें कि मुल्क कहाँ पर आ गया है। अब ये जो हमारा मुल्क है ना, अब यकीन करें, अब मज़ीद जो मनफी सियासत है ना, इस टर्म पे ज़रा गौर करें, मनफी सियासत जिसने बड़ा नुकसान पहुँचाया है हमारे मुल्क को, ये मनफी सियासत का मुतहम्मिल अब नहीं हो सकता पाकिस्तान। हमारा मुल्क इस मनफी सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, क्योंकि जो ज़ाती मुफादात की आड़ में मुल्क को हमेशा नुकसान पहुँचाया गया, अब ये ज़ाती मुफादात की आड़ में मुल्क को मज़ीद नुकसान पहुँचाने की रिवायत नहीं चलेगी। अब सिर्फ खुशहाली और आवाम की फलाह व बहबूद, इसका दौरा चलेगा, वरना ऐसे तो नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। किसी भी मुल्क का स्टेट बैंक उस मुल्क के मजमूई मालियाती निज़ाम और कहने के बैंककारी का मरकज़ी रेगुलेटर होता है। स्टेट बैंक हुकूमत की जो कौमी पॉलिसी है उसके मुताबिक बैंकों की परफॉर्मेंस या कारकर्दगी की निगरानी करता है। अब ये बात हकीकत है कि स्टेट बैंक को पाकिस्तान मुल्क का मरकज़ी बैंक है और पाकिस्तान के अवाम की मिल्कियत होता है। स्टेट बैंक तरमीमी एक्ट 2021 आजकल ये इशू बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है। अब बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF की पाकिस्तान को कर्ज देने की शराइत के तहत हुकूमत स्टेट बैंक को पाकिस्तान को ज़्यादा खुद मुख्तारी देने जा रही है। अब इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956 में तरामीम तजवीज़ की गई हैं, जिनके तहत स्टेट बैंक ज़्यादा खुद मुख्तार इदारा बन जाएगा। और माहिरीन मईशत के मुताबिक अब मरकज़ी बैंक किसी हुकूमती इदारे को अपनी पॉलिसीज़ के लिए जवाबदेह नहीं होगा। हुकूमत के इस फैसले पर अपोजिशन जमातों ने शदीद तनकीद की है, जिनके मुताबिक ये मुल्क के लिए ख़तरनाक साबित होगा, ख़तरनाक। अब इस एक्ट से पाकिस्तान मुआशी दलदल में गिरेगा, जिसके नतीजे में मुल्क और अवाम भारी नुकसान उठाएंगे, उन लोगों का जो तनकीद कर रहे हैं। और जबकि हुकूमत के मुताबिक इस एक्ट से मुल्क की मईशत गिरेगी नहीं, नुकसान नहीं होगा, बल्कि मुल्क की मईशत परवान चढ़ेगी। अब होगा क्या, अंदर की क्या खबर है, वो हमें सदीक जान भी हमें इस बारे में बताएंगे। और जो दूसरे मेहमान है, किसी तारीफ के मोहताज नहीं, माहिर माशियात मईशत पे गहरी नज़र रखते हैं, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त है या फिर तनकीद करने वाले सही कह रहे हैं कि हमें नुकसान होगा और ये मईशत गिरेगी, या फिर हुकूमत सही कहती है कि मईशत का फ़ायदा होगा, मईशत परवान चढ़ेगी। तो डॉक्टर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। स्टेट बैंक की जो खुद मुख्तारी उसके हवाले से हुकूमत जो करने जा रही है, इस पे अब आपको पता है कि कई लोग तनकीद कर रहे हैं, नाक़िदीन कहते हैं कि जिससे मुल्क का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, मुल्क के लिए माली मुआशी मसाइल पैदा होंगे। हुकूमत कहती है कि नहीं जी, मईशत परवान चढ़ेगी। क्या लगता है आपको? आप तो गहरी नज़र रखते हैं मईशत पर, तमाम डिसीजंस पर। पहली बात यह है कि हमें बात की रॉ में कोई फैसला नहीं करना है। आप सोचिए कि हम पिछले 70 साल से यही शोर मचाते रहते हैं कि हमारे इदारे जो हैं वो खुद मुख्तार नहीं हैं। अब इन तरमीम के नतीजे में एक हमारा खुद मुख्तार होने चला है। हम 70 साल से कह रहे हैं कि सियासतदान जो हैं वो हमारे इदारों में मुदाखलत करते हैं और उसकी वजह से रियासत को बहुत नुकसान पहुंचता है। अब जो तरमीम सामने आ रही हैं, जो अमेंडमेंट होने चली हैं, उसके नतीजे में सियासतदान जो हैं वो स्टेट बैंक की पॉलिसीज़ के अंदर मुदाखलत नहीं कर पाएंगे। हम 70 साल से कह रहे हैं कि हमारे इदारों में इस्लाहात चाहिए। अब जब इस्लाहात आ रही हैं, जब इस्लाह होने चला है एक इदारा, तो फिर हमें शायद वो पसंद नहीं आ रहा, या हम बिकॉज हुकूमत के साथ ऑपोजिशन में इस हद तक जाना है कि जो भी काम हुकूमत करे उसको अपोज करना है। तो मेरे नज़रिए में तो ऐसे है कि ये 22 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं और जो हमारी रियासत है पाकिस्तान का, उन दोनों का फ़ायदा होगा इन अमेंडमेंट्स के बाद। आपने IMF का ब्रीफिंग किया, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं कि अभी जो अमेंडमेंट्स हमारे सामने आ रही हैं, इनके ऊपर 2015 से काम हो रहा है, और काम कुछ ऐसा हो रहा है कि दुनिया भर में 95 सेंट्रल बैंक्स हैं, उनके कायदो कवानीन और उनका वो जिन लॉज के तहत काम करते हैं उनको इकट्ठा किया गया था, और वो कहलाती है इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस। यानी कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं दुनिया भर में सेंट्रल बैंक के हवाले से, वो तरमीम एक्सट्रैक्ट करके अब हमारे सामने रखी गई हैं कि स्टेट बैंक को इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस की राह पे चलाया जाए। तो इस पर कोई दूसरी ओपिनियन मेरे नज़र में ये है कि ये बिल्कुल पाकिस्तान के हक में और पाकिस्तान में जो रहने वाले हैं उनके फ़ायदे में होंगी ये तरफ। ठीक है। अच्छा सदीक, आपकी तरफ आना चाहूँगी।
ये जो गवर्नर स्टेट बैंक हैं उनकी वीडियो लिंक के जरिए जो सहाफ़ियों से मुलाकात हुई, उस मुलाकात में आप भी मौजूद थे, ज़रा उस मुलाकात का अहवाल नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। जो गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर स्टेट बैंक हैं, अपोजिशन के इल्ज़ामात पर उन्होंने कुछ कहा, क्या कहते हैं, क्या हुआ मुलाकात में, ज़रा प्लीज़ नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के जो फोकल पर्सन हैं बड़े डिजिटल मीडिया डॉक्टर असलान खालिद, आज उन्होंने एक लिंक के ज़रिए जूम के ज़रिए एक सेशन रखा जो कि गवर्नर स्टेट बैंक उसमें मौजूद थे। और इसमें ये ज़रूर मैं जिक्र करता चलूँ कि जो PID है इमरान गज़ाली साहब और उस्मान बिन ज़हीर साहब, ये सारा सेशन ज़बरदस्त से अरेंज किया गया था। ये सारे सवालात जो इस वक्त सोशल मीडिया पे पार्लियामेंट के अंदर जो बात हो रही है, जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, उन तमाम चीज़ों पर बात हुई। गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर साहब मौजूद थे, डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक मुर्तज़ा सैयद साहब मौजूद थे, अनायत साहब मौजूद थे, उनकी बाकी टीम भी मौजूद थी। बड़ी तफसील के साथ सवाल भी हुए, जवाब भी उन्होंने दिए। पहली बात उन्होंने ये कही कि ये जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक है उसको वो इतना इंडिपेंडेंट हो जाएगा, वो या जो दूसरे उसमें कहा जा रहा है कि वो IMF के मातहत हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि ये बात दुरुस्त नहीं है। 15 की पोजीशन जो हैं उसके ऊपर तकर्रियाँ फिर भी हुकूमत ही करेगी। दूसरा जो एक तासुर है वो ये दिया जा रहा है कि ये जो अगर नैब नहीं पूछ सकेगी, FI नहीं पूछ सकेगी, उस पर उन्होंने ये बताया कि अगर कोई क्रिमिनल एक्ट होगा, अगर कोई करप्शन होगी, तो वहाँ पर बिल्कुल इदारे जो है वो तहकीकात कर सकते हैं। लेकिन ये जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि सिर्फ जहाँ पे कोई पॉलिसी डिसीजन लिया गया है और वो गुड फेथ में लिया गया है, क्योंकि डॉक्टर साहब बेहतर इस पे बात कर सकते हैं कि हमारे यहाँ ये जो मसला चल रहा है वो ये चल रहा है कि हमारे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स या जिम्मेदारान जो मुख्तलिफ पोजीशंस पर बैठे हैं वो डिसीजन नहीं ले पाते। वो कहते हैं कि भाई हम अगर डिसीजन लेंगे और अगर आज हम समझ लें कि ये डिसीजन ठीक है, लेते हैं और वो बाद में गलत साबित होता है या उसके नतीजे वो नहीं आते और कल को हमारे ऊपर नैब का केस बन जाएगा, FI का केस बन जाएगा, कोई और केस बन जाएगा, तो ब्यूरोक्रेट्स और बड़ी बड़ी पोजीशन पर बैठे हुए लोग डिसीजन ही नहीं लेते। तो उन्होंने कहा कि अगर गुड फेथ में कोई डिसीजन लिया गया है और उसके ऊपर अगर कोई इल्ज़ाम है कि ये डिसीजन ठीक नहीं था, तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि जो बोर्ड होगा स्टेट बैंक का, उस बोर्ड की मंजूरी से ही जो है वो तहकीकात की जा सकेंगी। और जिस मेंबर के ऊपर, अगर किसी मेंबर के ऊपर इल्ज़ाम होगा कि इस मेंबर का ये किरदार रहा है, तो वो मेंबर उस मीटिंग में मौजूद नहीं होगा जो डिसाइड करेगी कि इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने बड़ी तफसील से बताया जो ये कहा जा रहा है कि ये चीज़ें ख़त्म कर दी गई हैं, ऐसा नहीं है। एक जैसे डॉक्टर साहब ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि मसला ये है कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से इतनी ज़्यादा शिद्दत आ गई है सियासत के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, कि हुकूमत कोई ठीक काम करती है उस पर भी जो अपोजिशन है वो साथ नहीं देती। दो मिसालें रिसेंटली हमारे सामने, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ानी थी, उस बिल की भी मुखालफत की अपोजिशन ने। ये सहाफ़ियों के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो रिपोर्टर्स हैं, जो मीडिया वर्कर्स हैं, उनके हकूक़ के ऊपर एक बिल आ रहा था, उसकी भी अपोजिशन ने मुखालफत की। इस तरह कई FATF के मामलात हों, यहाँ तक कि हमारा तो कश्मीर के ऊपर जो जॉइंट सेशन था वो भी सियासत की नज़र हो गया, वो भी जो है वो दंगा फसाद और इन चीज़ों की नज़र हो गया। तो ये बदकिस्मती है, लेकिन आज उन्होंने तमाम चीज़ों के जवाब दिए और ये मामला अभी पार्लियामेंट में जाना है, कमेटीज़ में जाना है। अगर उन्होंने ये भी कहा कि अगर एक तरमीम हो जाती है और बाद में ये लगता है कि यार ये तरमीम दुरुस्त नहीं, इसके वो नताइज है जो हम लेना चाहते थे और इसके कोई मंफी असरात आ रहे हैं, तो दोबारा तरमीम हो सकती है। नवाज शरीफ साहब के पहले दौर में तरमीम हुई, दूसरे दौर में तरमीम हुई, 2012 में स्टेट बैंक के कवानीन में तब्दीली हुई, 2015 में हुई, अब 2021 में हो रही है। अगर तरमीम दुरुस्त साबित नहीं होती तो दोबारा इसको बदला भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार तरमीम हो जाएगी तो वो फिर उसको आप बदल नहीं सकते। तो काफ़ी उन्होंने जो है वो ऐसे जवाब दिए जिससे ये पता चला कि इस मामले पर पॉइंट स्कोरिंग ज़्यादा हो रही है, सियासत ज़्यादा हो रही है और फैक्ट्स के ऊपर दुरुस्त अंदाज में बात नहीं हो रही। ठीक है, दुरुस्त अंदाज में बात नहीं हो रही है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। सर ये भी जानना चाहते हैं जो दीगर ममालिक है वहाँ पे भी क्या जो स्टेट बैंक है वो आज़ाद होता है या हुकूमत के मातहत होता है? देखिए, जब हम आज़ादी और खुद मुख्तारी की बात कर रहे हैं उसको कॉन्टेक्स्ट में रखना, उसको बयान कर देना। स्टेट बैंक खुद मुख्तार होगा 3 खेल। पहला तो ये है कि शरह सूद को और उसका तयन करना, ये पहली उसकी जिम्मेदारी होगी और उसमें वो खुद मुख्तार होगा। दूसरा है मनी सप्लाई के कितने नोट छापे जा सकते हैं, कितने नहीं छापे जा सकते, इस इलाके में भी स्टेट बैंक खुद मुख्तार होगा। और तीसरा इलाका होगा एक्सचेंज रेट का, कि रुपये और डॉलर का आपस में एक्सचेंज रेट क्या होगा। इससे ज़्यादा कोई खुद मुख्तारी ना किसी और सेंट्रल बैंक की होती है और ना हमारे स्टेट बैंक की होगी। अब आप सोचिए कि अगर स्टेट बैंक के गवर्नर ने, उनके डायरेक्टर्स ने ये फैसला किया है कि 7% शरह सूद नहीं होनी चाहिए, 8% होनी चाहिए,
अब इस नैब वालों की क्या एक्सपर्टीज है, वो क्या तफ्तीश कर सकते हैं, वो क्या इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ये तो प्रोफेशनल्स ने मिलके एक फैसला किया कि 7% की जगह 8% कोई होना चाहिए या 7 की जगह ये होना चाहिए। इसमें ना तो FIA कोई रोल प्ले कर सकती है, ना नैब कोई रोल प्ले कर सकती है। अगर स्टेट बैंक ये फैसला करता है कि मनी सप्लाई के कितने नोट छपने चाहिए या कितने नोट नहीं छपने चाहिए, इसके ऊपर FIA या नैब वाले क्या कर सकते हैं। तो जैसे अभी शायद अभी कहा गया कि अगर कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल एक्ट हो जाता है, अगर वो किसी को गोली मार देते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उनको वहां से भी अस्तना हो जाएगी। तो ये 3 इलाके हैं जिसमें दुनिया भर के स्टेट जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनको आज़ादी मिलती है। दुनिया का जो सबसे आज़ाद तरीन सेंट्रल बैंक है वो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है। अंदाजा बेशुमार यूरोपियन ममालिक ने मुकम्मल तौर पे अपनी जो पॉलिसीज है मॉनेटरी पॉलिसी वो उसको दे रखी है। वो ये नहीं कहते हैं कि जी हमारी सॉवरेनिटी ज़ाया हो गई, हमारी आज़ादी खत्म हो गई, हमारे मुल्क के ऊपर हमला हो गया, बिकॉज यूरोपियन सेंट्रल बैंक बैठा है। फिर दूसरे नंबर पे फेडरल रिजर्व है अमेरिका का, वो भी बड़ा आज़ाद तरीन इदारा है। आप अंदाजा कीजिए कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को इख्तियार दिया जाता कि वो फेडरल रिजर्व को कुछ करते तो अमेरिका की मईशत को ले डूबते। ठीक सदीक, ये जो IMF की शराइत के तहत मरकजी बैंक की ज़्यादा खुद मुख्तारी है पाकिस्तान की माशी तरक्की पर कैसे असर करेगी? और स्टेट बैंक के हवाले से ये जो कानून साजी के हवाले से कुछ वजाहत की है जब मुलाकात हुई आपसे? देखिए, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो जिसका जिक्र किया, ये हुकूमत को क्रेडिट देना चाहिए कि हुकूमत खुद कानून साजी करके अपना इख्तियार सरेंडर कर रही है कि हुकूमत अब स्टेट बैंक को नहीं कहेगी कि आप इतने नोट छापें क्योंकि हमारा ये बजट खसारा है, इसको पूरा करना है, हम टैक्स इकट्ठा नहीं कर सके तो आप नोट छापें। हुकूमत ने अपना ये इख्तियार सरेंडर किया है। ये एक मुश्किल फैसला था जो कि इमरान खान हुकूमत ने किया और इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि हुकूमत ने अब ये स्टेट बैंक पे छोड़ दिया है, वो ये फैसला करेंगे कि कितने नोट छापने या नहीं छापने। पहले क्या होता था, हुकूमत टैक्स इकट्ठा नहीं कर सकी, हुकूमत अपने अखराजात कम नहीं कर सकी, तो जी नोट छाप के आप जो है ये सारा खसारा जो है वो पूरा करें। दूसरा जो डॉक्टर साहब ने बात की उसमें भी बड़ी तफसील से उन्होंने बात की, यही बात की कि भाई नैब के पास कौन सी ऐसी जो है वो एक्सपर्टीज़ हैं कि नैब बैठ के स्टेट बैंक के इतने बड़े दिमाग बैठकर, इतने बड़े जो माहिरीन हैं जो बैठकर फैसला करेंगे, उसको नैब देखेगा कि ये फैसला इनका दुरुस्त है या गलत था। और तीसरी जो बात है, उन्होंने ये बात की कि हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि हम IMF से आए हैं, हम जो है वो यहाँ पे कोई पाकिस्तान की मीशत को तबाह करने आए हैं, बर्बाद करने आए हैं और हुकूमत ख़त्म होगी तो हम अगले दिन चले जाएंगे। उन्होंने कहा ये बातें इस तरह नहीं होनी चाहिए। हम मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं। हम अगर बड़े इदारों को छोड़ कर आए हैं जहाँ पे हमारी तनख्वाहें भी ज़्यादा थी और स्टेबिलिटी भी थी, एक अगर हम वो पूरी करते वहाँ पर नौकरी, उसके बाद जो मुराद हैं वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हम वापस आए तो इस मुल्क के लिए आए हैं, इस मुल्क में अपना हिस्सा जो है वो डालने के लिए आए हैं, डिलीवर करने के लिए आए हैं। तो ऐसा नहीं है और ना ही इतना आसान है कि हम कल जाके दोबारा जो है वो इदारे ज्वाइन कर लेंगे। तो उन्होंने कहा ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और जैसे कि उन्होंने कहा कि अगर कहीं पे कोई क्रिमिनल एक्ट होगा, कोई करप्शन होगी, कोई लूटमार होगी, कोई ऐसी चीज़ होगी तो उसके ऊपर तहकीकात होंगी और ऐसा नहीं है। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, इस तरमीम में ये जो नई कानून साजी उसमें एक तरमीम की गई है और वो ये है कि हर साल एक मरतबा गवर्नर स्टेट बैंक पार्लियामेंट में आएंगे, पार्लियामेंट के सामने आके अपने अहदाफ, अपनी कारकर्दगी और मुकम्मल रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने रखेंगे, जो कि पहले नहीं था। तो उन्होंने कहा कि हम तो पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम रहेगी, हम पार्लियामेंट को जवाब जवाब देंगे। लेकिन ये जो सारे के सारे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसमें कोई हकीकत नहीं है और चीज़ें जो हैं वो लॉन्ग टर्म उन्होंने कहा बेहतरी की तरफ जाएंगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि अब हमारा जो ये फोकस होगा कि महंगाई के ऊपर और बाकी भी जो हुकूमत के जो उन्होंने कहा कि जब तक आपकी मुआशी तौर पे इस्तेहकाम नहीं होगा, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और अब मेन जो फोकस होगा वो महंगाई, मुआशी इस्तेहकाम और जो बाकी जो टारगेट्स नए जिनको डिफाइन कर दिए गए उन पर हमारा फोकस रहेगा और हम जवाबदेह हुकूमत को रहेंगे, पाकिस्तान के इदारों को रहेंगे। लेकिन उसका तरीक़ाकार जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि उसको थोड़ा सा तब्दील किया जा रहा है। ठीक है डॉक्टर फारूक साहब, मैं आपका लास्ट कमेंट चाहूँगी क्योंकि तमाम लोग आपको आज सुन रहे होंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत से लोग इन्फॉर्मेशन में इजाफा करना चाह रहे हैं, बहुत से लोग कंफ्यूज हैं। अच्छा, और अफसोस के साथ कहूँगी कि अक्सर कन्फ्यूजन भी उन लोगों की तरफ से फैलाई जाती है जिनको लोग सुनते हैं, जिनकी राय को लोग बाकायदा फॉलो करते हैं कि अरे उसने कहा था, मैंने उसको बोलते हुए सुना टीवी पर, तो ये मेरी राय है। तो आप प्लीज़ ज़रा लास्ट में जो भी कहना चाहते हैं सिचुएशन को लेके नाज़रीन को अपने अंदाज में और आसान अंदाज में ज़रा समझा दीजिएगा कि जो हो रहा है, ये होने जा रहा है, क्या होगा, पाकिस्तान की मईशत पर क्या असरात होंगे। उसके बाद मुझे शुक्रिया अदा करना है आपका।
देखिए, जैसे मैंने शुरू में कहा कि इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो इन अमेंडमेंट्स के अंदर डाली गई हैं। अब आप सोचिए कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक काम कर रहा है, जो यूरोपियन ममालिक की जो असेंबलीज हैं, जो इलेक्टेड असेंबलीज हैं, वो अपनी पॉलिसीज उसके ऊपर हावी नहीं कर सकती। वो जवाबदेह नहीं है उन असेंबलीज को। जैसे फेडरल रिजर्व अमेरिका में है, वो यूएस कांग्रेस को जवाब नहीं है, और ऐसा ही होना चाहिए, बिकॉज हम यहाँ पे सियासत को और मॉनेटरी पॉलिसी को उसमें तफरीक कर रहे हैं, उन दोनों को अलहदा कर रहे हैं। सियासतदान तो ये चाहेगा कि हमारा जो सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक है, वो सियासी कैलेंडर के ऊपर काम करे, जिसका मतलब ये है कि आपके इलेक्शन आने वाले हैं तो वो स्टेट बैंक को कहेगा नोट छापो, मैंने तो इलेक्शन जीतना है। वो बेशक पाकिस्तान और पाकिस्तान की मईशत के हक में ना हो। तो यहाँ स्टेट बैंक को काम करना है, बिजनेस साइकिल के ऊपर काम करना है, पॉलिटिकल कैलेंडर के ऊपर काम नहीं करना। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। और सदीक मेरे साथ मौजूद होंगे, अपनी बड़ी खबर होंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, सदीक जान मेरे साथ मौजूद हैं। पहले सेगमेंट में भी मेरे साथ मौजूद थे ब्रेक से पहले, लेकिन हम किसी और टॉपिक पे बात कर रहे थे। अब सदीक अपनी बड़ी खबर हमारे साथ शेयर करेंगे, और सदीक ही नहीं तो बड़ी खबर आपकी मौलाना साहब से रिलेटेड होगी। मौलाना साहब मुकम्मल खामोश हो गए हैं, मजीद तबसरा। जी बिल्कुल, मैं इस पे आता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा अगर ऐड कर लूँ, जो पिछली स्टोरी थी उस पर थोड़ी सी और बात 1 मिनट की करना चाह रहा हूँ। जी प्लीज़, ज़रूर ज़रूर। आज जो हाँ जी क्योंकि उसके मसला उसकी वजह डॉक्टर साहब ये है कि इस वक्त मीडिया के ऊपर इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है, ऐसा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जैसे पता नहीं कोई स्टेट बैंक जो है वो IMF के मातहत हो रहा है और पाकिस्तान की सलामती के ऊपर कोई बहुत बड़ा कोई कंप्रोमाइज़ होने जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज जब हमारा ये सेशन हुआ तो उसमें आबिद कमर साहब भी मौजूद थे, जो चीफ स्पोक्स पर्सन है स्टेट बैंक के, और जैसे मैंने आपको बताया डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद साहब जो डिप्टी गवर्नर हैं स्टेट बैंक के, और डॉक्टर नायद साहब, तो उन्होंने बड़े ज़बरदस्त अंदाज से तमाम सवालात के जवाब दिए। उनको फिर बाद में उन्होंने ये खुद इस बात को कहा उन्होंने कि मसला ये है कि ये बड़ी टेक्निकल गुफ्तगू होती है, ये टेक्निकल बहस होती है, इसको आम आदमी को समझाना इतना आसान नहीं होता। लेकिन उन्होंने आज ये जो सेशन था सहाफ़ियों के साथ, जो डिजिटल मीडिया पे इन्फ्लुएंस रखने वाले लोग हैं, उनके साथ मुलाकात का मकसद ये था कि हम लोगों को बताएं, लोगों को कि ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो चीज़ें बताई जा रही हैं, और ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान के इदारों को आज़ाद किया जाए, खुद मुख्तार किया जाए, वो अपने फैसले खुद करें। और देखें होता क्या रहा है, होता यहाँ पे दो बड़ी अजीब चीज़ें होती रही। इलेक्शन आ रहे, इलेक्शन से पहले स्टेट बैंक को कहा कि धड़ाधड़ नोट छापें और जो है वो फ्लोट जो है वो मार्केट में फेंकें, मार्केट में लाएं, और बड़े बड़े मंसूबे जो है वो शुरू करें, और ऐसे दिखाएं कि बड़ी तेज़ी से ग्रोथ हो रही है सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए। ये ना देखें कि उसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर कर्जा कितना बढ़ रहा है, पाकिस्तान के ऊपर दबाव कितना बढ़ रहा है, बाकी करंट अकाउंट डेफिसिट और ये इन चीज़ों में कितना नुकसान हो रहा है। दूसरा जो है वो डॉलर के रेट के ऊपर है कि डॉलर का रेट आप एक जगह पे मेंटेन रखने के लिए, फिक्स रखने के लिए आप जो है वो डॉलर्स फ्लोट करते रहे मार्केट में, ये ना देखें कि उसकी वजह से पाकिस्तान का जो मजमूई कर्जा है, जो पाकिस्तान के ऊपर कर्जा है, वो कितना बढ़ता चला जा रहा है। तो इन तमाम चीज़ों में जो आज हमारा सेशन हुआ या जो गुफ्तगू हुई, जो बात हुई, आगे भी ये चीज़ें चलती रहेंगी, हम अपने देखने वालों को बताते रहेंगे। वो चीज़ें नहीं हैं जो कि बताई जा रही हैं। अब हम आते हैं PDM के ऊपर। देखिए मसला क्या है, मसला ये है कि अब आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने कार्ड इतने ज़बरदस्त अंदाज से खेले हैं कि उसके बाद से आपने देखा कि फजलुर रहमान साहब की भी खबर आई कि उनकी तबीयत नासाज है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। मरियम साहबा की भी खबर आई कि उनकी तबीयत नासाज है, अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत दे। मसला यह है कि इतना बड़ा सदमा है जो जरदारी साहब ने इनको दिया है, ये इतना बड़ा सानिया है कि इस सदमे से, इस साने से, और ये PDM के जो कुछ PDM में हो रहा था, ये एक मेजर सर्जरी हुई है PDM के अंदर, और इस मेजर सर्जरी के बाद संभलना इतना आसान नहीं है, बहुत दिन लगेंगे इनको संभलने में। और ये जिस तरह ये सियासी जो जिस्म है उसके जो कोई बड़े से बड़ा जो ऑपरेशन हो सकता है तो वही ऑपरेशन किया जरदारी साहब ने PDM का। तो अब नून लीग और पीपल्स पार्टी भी ये सोच रहे हैं कि उन्हें नून लीग और फजलुर रहमान साहब कि वो भी इस्तीफे नहीं देंगे, क्योंकि अगर वो इस्तीफे देते हैं तो पीपल्स पार्टी जहाँ जहाँ से ये इस्तीफे देंगे वहाँ पे ना सिर्फ PTI के उम्मीदवार लड़ेंगे बल्कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी लड़ेंगे। और पीपल्स पार्टी ने आज भी वाज़ेह कर दिया है कि वो इस्तीफे नहीं देंगे। ज़ाहिर है 5 अप्रैल तक इंतजार वो करवा रहे हैं इनको, ताकि कुछ दिन और ये, ताकि एकदम इतना बड़े साने से गुजर रहे हैं तो अचानक एक और बड़ा सदमा इनको ना दें। 5 अप्रैल तक का वक्त दिया, लेकिन सबको पता है, आपको पता है, मुझे पता है, हर बाशऊर पाकिस्तानी को पता है कि 5 अप्रैल को भी फैसला यही होगा कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं दे रही। और अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं दे रही तो नून लीग और फजलुर रहमान साहब भी अब
इस्तीफ़ों से पीछे हट रहे हैं, वो भी कहते हैं इस्तीफ़े हम नहीं देंगे, लेकिन इंतज़ार हमें करना चाहिए 5 अप्रैल के ऐलान का, और फिर हम देखेंगे फजलुर रहमान साहब जो इसको जिहाद करार दे चुके थे इमरान खान के खिलाफ जदोजहद को, कि वो जिहाद पे निकलते हैं या जिहाद से पीछे हटते हैं। और अगर वो जिहाद से पीछे हटते हैं तो क्या कर पीछे हटते हैं, क्योंकि ये दूसरी बार होगी कि वो पहले भी 2019 में आज़ादी मार्च लेकर आए, इमरान खान के खिलाफ फतवा दिया कि जिहाद फर्ज हो चुका है, और फिर वो लोगों को वापस ले गए मीठी गोली देकर ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर। अब भी वो ऐलान कर चुके हैं कि जो इमरान खान के खिलाफ जदोजहद से पीछे हटेगा वो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होगा। अब देखते हैं मौलाना साहब गुनाह कबीरा के मुर्तकिब होते हैं या अपनी असम्बलियों से जो उनके अरकान हैं उनसे इस्तीफ़े दिलवा कर और अपना जो मजहबी स्टांस है उसको कम अज़ कम बचा लेते हैं। अब फजलुर रहमान साहब के पास एक ही ऑप्शन है कि वो अपनी मजहबी साख बचाते हैं या अपना सियासी मफाद जो है वो बचाते हैं। तो आपको मुझे पाकिस्तानियों को 5 अप्रैल का इंतज़ार करना चाहिए, उसके बाद पीटीएम का इजलास होगा 6, 7, 8 को, तो पता चल जाएगा कि मौलाना साहब इस्लाम की बात करते हैं। अच्छा, जैसे सदीक आप कह रहे थे, अब देखते हैं कि करते हैं या नहीं करते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने दोनों सिचुएशन सामने रख दी। और अगर मौलाना साहब ऐसा नहीं कर पाते जैसे कि दावे थे उनके, तो फिर क्या देखते हैं फ्यूचर, मुस्तकबिल क्या देखते हैं मौलाना साहब का? अभी की अगर मैं बात करूं तो आपके सामने ही है कि अंदर के लोग उनसे नाराज़ हैं, नाला हैं। मतलब ये जो मौलाना साहब ये कहते रहे लोग कि इमरान खान साहब सिलेक्टेड हैं, अंदर के लोगों ने कहते कि मौलाना साहब तो खुद सिलेक्टेड हैं, अपनी पार्टी में सिर्फ उनकी चलती है। आपको याद है कि अंदर के लोगों ने कहाँ तक, और पुराने साथी इनके बारे में कहां तक बातें करने पर आगे। तो फिर आगे मुस्तकबिल क्या देखते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब का? मुस्तकबिल तारीख नजर आता है, सितारे गर्दिश में नजर आते हैं, हालात खौफनाक नजर आते हैं, सिर्फ तारीख, खतरात के बादल जो हैं वो मंडला रहे हैं। उसकी वजह यह है नैब का केस बड़ा तगड़ा है, ठीक, सियासी तौर पे अपनी साख तबाह और बर्बाद कर चुके हैं, मजहबी साख स्टेक के ऊपर है, जो नाराज ग्रुप है वो दिन ब दिन कामयाबी हासिल करता जा रहा है। और अब तो उन्होंने मदारिस और मसाजिद के साथ डायरेक्ट कर दिया, तो मौलाना साहब के लिए आने वाले दिन कोई अच्छे खबरें नहीं ला रहे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सदीक जान आपकी बड़ी खबर के लिए। आपके लिए इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।